साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक जो 2024 का हम लोग लगा रहे थे, उसमें आज का सेशन जो होने वाली हम लोग का लास्ट सेशन है वो है कौन सा, तो सेट नंबर 30 जो बिहार डीएलएड एग्जाम जो कराई गई है 15/4/2024 के फर्स्ट सेट में पूछा गया है वो हम लोग करने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों ये जैसे कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता है, बता रखा हूँ मैं पहले से ही कि जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी महा मैराथन क्लासेस चलेंगी सभी की। तो देखिए सबसे पहले आपके हिंदी की आएगी, ठीक है, हिंदी की कल से चलेगी और जस्ट उसके कल होके दोस्तों मैथ्स की आपकी महा मैराथन क्लासेस रहेंगी, है ना। मैथ्स के कंप्लीट करा दी जाएंगे। टोटल 30 सेटों का एक ही वीडियो में आपके कंप्लीट रहेंगे मैथ्स, एक ही वीडियो में कंप्लीट रहेंगे आपके जीके जीएस, है ना, और एक ही वीडियो में कंप्लीट रहेंगे आपके रीजनिंग, है ना, और एक ही वीडियो में कंप्लीट रहेंगे आपके इंग्लिश। तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डे में आएगा। जैसे फर्स्ट डे आपका हिंदी रहेगा, सेकेंड डे मैथ, थर्ड डे जीके एंड जीएस रहेगा आपका थर्ड डे, फोर्थ डे रहेगा आपका दोस्तों इंग्लिश और फिफ्थ डे रहेगा आपका लास्ट डे रीजनिंग रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की सेशन जो हमारी लास्ट सेशन है टेस्ट सीरीज का वो लगाते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 30 है जो 15/4/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। पार्ट 1 देख रहे हैं आप जनरल हिंदी का। देखिए जनरल हिंदी में क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चंस पूछे गए क्या है, नयन का सही संधि विच्छेद बताना है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, न जोर यन, बिल्कुल नहीं, नय जोर न, ये नहीं, ने जोर अन होता है, ने जोर अन, नयन। आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी, नयन शब्द में जो है कौन सा संधि है, अयादि स्वर संधि है। देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, बोलिए, कारक, विशेषण, समास या सर्वनाम। तो आंसर बताएंगे समास कहते हैं। राइट आंसर सी करके बता दीजिएगा। देखिए, और तो कारक किसे कहते हैं, कारक उसे कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सर्वनाम तो पता है, संज्ञा के बदले में आता है। देखेंगे कह रहा है क्या, प्रतिकूल में कौन सा समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय, अव्ययी है, अव्ययी भाव है, कौन सा बताएंगे प्रतिकूल में। तो आंसर बताएंगे प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है। आंसर डी करेक्ट बताइएगा, कौन सा है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव के कुछ और भी उदाहरण जैसे प्रतिपल हो गया, पल पल हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, ये सब क्या है, अव्ययी भाव के समास है ना। अव्ययी भाव समास में बता दे, पहला पद जो होता है अव्यय होता है और उसका अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है। देखिएगा अब हम लोग पास गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ते हैं और उसे क्वेश्चंस को हम लोग ढूंढते हैं क्या है। क्या कह रहा है, मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका, सी समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। न्याय का विलोम बताना है। न्याय, न्याय का विलोम क्या हो जाएगा, तो न्याय का विलोम आप बताएंगे अचल, बिल्कुल नहीं, क्या अज्ञान, नहीं, न्याय का अन्याय होता है। आंसर सी करके बता देंगे, न्याय का अन्याय। देखेंगे एक्योर, एक्योर के लिए सही परिभाषिक शब्द बता देंगे, क्या होगा, आंसर्स क्या बता देंगे, इसमें होता है उपाजित होना। आंसर्स यहाँ पे डी करेक्ट बता देंगे, उपाजित होना। आगे क्वेश्चन क्या रहा है, गैजेट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द बता दीजिएगा। गैजेट का क्या हो जाएगा, गैजेट का हो जाता है राजपत्र। आंसर बी बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी। परिश्रमी छात्र आलस्य नहीं करते, वाक्य में उद्देश्य बताना है। कैसा उद्देश्य है, आलस्य, परिश्रमी छात्र नहीं करते, आलस्य नहीं करते, तो आंसर बताएंगे परिश्रमी छात्र इसका उद्देश्य। आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा। जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता और कर्ता के विस्तार उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। देखिए उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय हमें बता देना है। उसका भाई क्या है, व्यापारी है।
तो यहाँ पे क्या होगा, उसका या भाई या व्यापारी या है, तो आंसर बताएंगे व्यापारी है। यहाँ पे ये विधेय होगा, आंसर सी बताएंगे। काला अक्षर भैंस बराबर लोकती का अर्थ क्या होगा? साक्षर होना, ज्ञानी होना, निरक्षर होना, बुद्धिमान होना। तो आंसर बताएंगे निरक्षर होना। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा इसमें गलत है, बताइएगा कौन गलत है इसमें। कह रहा है कि वह खाना खाएगा, ये तो सही है। उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता है, ये भी सही है आपका। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। भिखारी के थोड़े चावल दे दो, ये भी ठीक। आखिर इसमें गलत क्या है? विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, क्या गलत है बताइए। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि विद्यालय के दाई, है ना, यहाँ पे होना चाहिए था दाई, विद्यालय के दाई ओर, ऐसा होना चाहिए था। विद्यालय के दाई ओर, विद्यालय के दाई ओर बड़ा सा, है ना, बड़ा सा मैदान है, ऐसा होना चाहिए था। मैदान है, ये करेक्ट होगा। तो इस कारण हम लोग का गलत, मतलब आंसर सी बता दीजिएगा। आगे देखिएगा, कह रहा संगीता बहुत धीमी गति से लिखती है। ये जो लाल कलर के दिया गया है, ये धीमी गति जो बोल्ड है, इसी में बताना है कि पदबंध कैसा है। धीमी गति संज्ञा तो होगा नहीं इसका। अब तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, बता दीजिए क्या होगा। तीन में आपको बता दें कि विशेषण है नहीं, विशेषता नहीं बता रहा, और ना ही इसमें क्रिया है, मतलब क्रिया भी है और इसमें विशेषण भी है। कैसा क्रिया विशेषण? तो ये बन जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता देंगे। रामा से रोया नहीं जाता, वाक्य में कैसा वाच्य है? रामा से रोया नहीं जाता, आंसर्स क्या होंगे? कृत्यवाच्य नहीं, बल्कि ये भाववाच्य है। ऑप्शन बी बताएंगे, भाववाच्य है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बतलाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। आंसर ए कर बता देंगे, क्या विधेय कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। बोलने वाले को वाचक कहते हैं। और यहाँ पे उपवाक्य क्या होता है? जिस पद समूह का अपना स्वतंत्र अर्थ हो और जो किसी वाक्य का हिस्सा हो उसे उपवाक्य कहते हैं, है ना। और विस्तारक किसे कहते हैं? तो किसी विषय के बारे में अथवा उसके सूक्ष्म भागों पर ध्यान देना विस्तारक होता है। व्यंजना शक्ति द्वारा जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? बताएंगे उसे क्या कहते हैं? व्यंजना, स्वर, दोनों में से कोई नहीं, उसे कहते हैं व्यंजना। आंसर ए करके बता देंगे। देखेंगे, महामूर्ख को देखकर लड़का ने कहा महापंडित जी पधार रहे हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति बताइए कैसा है? तो इसको व्यंग का सजा रहा है, बताइए क्या है? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा या तीनों? तो आंसर बता देंगे, इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। आंसर ए करके बताइएगा, है ना। व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के अर्थ को बताने वाली तीन शक्तियों में से एक है, क्योंकि शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती है। और उसमें व्यंजना जो है, इसमें बताया जा रहा है कि उस पर क्या व्यंग्यार्थ बोला जा रहा है। अब देखेंगे, कह रहा है कि सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है? सुमनों की मुस्कान तुम्हारी, तो इसमें अलंकार जो है आपका, ये है अर्थालंकार। कौन सी है? अर्थालंकार। ऑप्शन बी। कै कारण रवे बाला जनु टूटे मोतीहन के माला में अलंकार बताइएगा। इसमें कौन सी अलंकार है? तो आप देख रहे हैं, मनो जनो, जहाँ भी आ जाए सीधे हम लोग कहाँ आते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट बताइएगा। देखिएगा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन वृंग। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है? उत्प्रेक्षा तो है नहीं इसमें। इसमें कौन सा है बता देंगे? तो इसमें अलंकार जो है आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे। पर नर व्याघ्र सुयोधन, पर नर व्याघ्र सुयोधन में अलंकार बताइएगा। कौन सा अलंकार है इसमें? तो आंसर बता देंगे, इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार।
ऑप्शन बी करेक्ट होंगे, श्लेष अलंकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जाना पड़ता है नेत्र, देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम है जड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? यमक अलंकार। ऑप्शन बी बताएंगे यमक है। विकसते मुरझाने को फूल, दीप जलता होने को मंद, बरसाते भज जाने को मेघ, उदय होता छिपन को चांद। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है विरोधाभास। ऑप्शन बी बताएंगे विरोधाभास अलंकार है। लघु गुरु के कर्म को बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है तो इसमें बताएंगे गति का प्रयोग। आंसर बी बताएंगे गति का प्रयोग। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं हम लोग एक से अधिक विकल्प सही है, मतलब कि चौपाए, उपेंद्र वर्जा और इंद्र वर्जा सभी, यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा, यहाँ पे चौपाई नहीं, ये दोनों करेक्ट है, एक से अधिक विकल्प। अब देखेंगे पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुण के माध्यम से होता है? तो आंसर बताएंगे ओज गुण के माध्यम से। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शन बी करके बता देंगे श्रृंगार रस 2 प्रकार के कौन कौन? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस होते हैं। पार्ट 2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए ये 6 15 को हम लोग क्या 5 और गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 2 टाइम में। अब 2/5 बच गया, इसको आप डिवाइड करोगे, ये 2 को 5 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, डेसिमल 4 लेंगे तो ये 20 कट जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे 0 1 डाले हैं, मतलब यहाँ दशमलव डालना पड़ेगा। ये तो पूरी तरह से कट गया, यानी हमारा क्या आ गया? शांत हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या π/2 कैसी संख्या है? पाई लग गया, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी करेक्ट बता दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर बी होंगे। कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? महत्तम समवर्तक क्या होगा? तो आप बता देंगे कि 2 संख्याओं का होगा 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। कितने होंगे? 2 होगा, क्योंकि सम संख्या का बोलना है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा के बहुपद दिए हुए हैं, इसके शून्यक भी है, तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना होगा कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं होगा क्या। पहले हमें निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा इंटू बीटा, है ना। हमारे पास बहुपद यहाँ पे दिख रहा है, तो सीधे हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? -b/a होता है ना। तो माइनस बी क्या है आपके पास? माइनस बी कहने का मतलब बी में कुछ नहीं मतलब 1, और ए में कुछ नहीं मतलब 1, तो आपके पास क्या आ गया? माइनस में 1 आ गया ना। अब लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c कितने हैं आपके पास? 1, और a कितना है? 1, मतलब डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन सीधे लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये नहीं से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा अल्फा कैंसिल, मतलब बीटा और प्लस यहाँ पे अल्फा। अभी जस्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? -1 रखिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है? 1/1 रखें। डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? -1, यानी आंसर्स जो आ जाएंगे हमारे पास क्या आएंगे? -1। देखिए है क्या -1? तो यस, ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट है, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद दिए हुए हमारे पास, ठीक है। इनके 2 शून्यक है, एक है √7, एक है -√7। तो तीसरा शून्यक हमें फाइंड करना है, क्या होगा? चलिए तीसरा शून्यक हम लोग फाइंड करते हैं। पहले बहुपद लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? x³ प्लस है x² माइनस है 7x और माइनस है 7। अब देखिए इसमें करेंगे क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है -b/, यही होता है। तो माइनस में b में क्या है हमारा? तो b में आप देखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का यहाँ पे दे रखा है, 2 शून्यक दिए हुए हैं। तो तीसरा हमें गामा फाइंड करना है। तो पहले लिखेंगे √7, माइनस में हो जाएगा √7 और प्लस में हम लोग गामा रहने देंगे, इक्वल -b/a।
बी कितना है हमारा, 1 है, और ए कितना है, ये भी 1 ही है। मतलब डिवाइड करोगे तो क्योंकि माइनस में है तो माइनस में रह जाएंगे। अब देखेंगे ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास गामा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा ना। तो आंसर देखेंगे माइनस में 1 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपके दिख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, -1। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अवरोधी, आश्रित, विरोधी, इनमें से कोई नहीं, उसे हम लोग कहते हैं विरोधी। आंसर बी करके बताएंगे, उसे विरोधी कहते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है आंकड़े पी, क्यू तथा आर का माध्य तथा क्यू, 2r तथा s के माध्य का मान समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। कौन सा कथन सही होगा, देखेंगे p प्लस क्यू प्लस आर और बट्टे कितने हैं हमारे, तो 3 इक्वल क्या हो जाएंगे, तो इक्वल में बोल क्या रहा है यहाँ पे, q हो जाएगा q प्लस 2r और प्लस में s, अपॉन में कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। तो अब 3 से 3 कैंसिल कर दो, यहाँ से q से q कैंसिल होगा, एक आ रहा है तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आप बता दोगे क्या कि p बराबर हमारे पास बचेगा r प्लस एस बचेगा ना। तो आंसर देखेंगे p इक्वल r प्लस एस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो राइट आंसर डी करेक्ट होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़े दिए हुए हमारे और इसका माध्य भी दिया हुआ x, तो इन आंकड़ों का माध्यिका हमें निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए टोटल पहले नंबर काउंट करने होते हैं, पहले तो हम लोग माध्य निकाल लेते हैं, सभी नंबर को जोड़ लेते हैं, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 30 प्लस 43 प्लस सभी को इंक्लूड कर देंगे और प्लस में एक्स भी है आपके पास, अपॉन में कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, इसका माध्य दिया हुआ है एक्स, तो 7x हो जाएगा ये। अभी सभी को ऐड कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 186 हो जाएंगे और प्लस में x रहेगा। अब देखिए तो ये x इधर x आके घटेगा यानी 6x हो जाएगा, यहाँ पे 18 और 6 रहेगा, 6 से काटो, 6 दिया और 6 कम, यानी x की वैल्यू 31, जो हमारा नंबर है वो कितना 31 आ गया। जब 31 आ गया है हमारे पास नंबर, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, टोटल नंबर हमारे कितने थे 7, विषम संख्या मतलब n प्लस 1/2 करके निकालने होंगे। तो चलिए n प्लस 2, 7 प्लस 1/2 कितने हो जाएंगे, 8 का आधा चौथा, चौथा नंबर कौन है, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाने होंगे। असेंडिंग में क्या होंगे, देखेंगे पहले आएगा 10 नंबर कौन कौन है, 10 15 19 है ना, 30 31, तो हमें चौथा नंबर चाहिए क्योंकि 8 का आधा चौथा, तो देखेंगे चौथा नंबर क्या आ रहा है 30, माध्यिका हमें निकल चुकी 30, देखेंगे 30 ऑप्शन रहे क्या, ये ऑप्शन नंबर है 30 आपके पास, राइट आंसर सी करेक्ट बता देंगे। क्वेश्चन है कि 15 प्रश्नों का योग दिया है 392 प्लस एक्स तथा इन आंकड़ों का माध्य भी x है, तो x का वैल्यू आपको बता देना है कि कितना होगा। चलिए x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे कितना होगा, 15 प्रश्नों का योग, 15 प्रश्नों का योग दिया हुआ है 392 और प्लस में है x, कितना दिया हो 15 का, ठीक है। माध्य बराबर हम लोग x ले लेते हैं, तो माध्य बराबर हम लोग लिखते क्या है, माध्य बराबर लिखा जाता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कितना है यही ना 392 और प्लस एक्स और बटे नंबर, कितने नंबर आंकड़े टोटल 15 है, माध्य को हम लोग x मान लिए तो 15 और इसमें गुना हो जाएगा तो 15x हो जाएगा, इक्वल में 392 और प्लस में x, ये x आके इधर घटेगा मतलब 14x हो जाएगा, इधर रहेगा 392। अब इसे 14 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स में कटेगा और ये 8 टाइम्स में, मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास आ गए 28 आ गया। तो हमें क्या बताना था, माध्य ही बताना था कितना, माध्य निकल तो गया 14, देखेंगे ऑप्शन नंबर है क्या 28, यस 28 है ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट। देखिए कह रहा है कि कितने सालों में मतलब कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 होगा, कितने सालों में, आइए हम लोग समय निकाल के देखते हैं कितने समय में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना है हमारे पास 2000 रुपया है, दर भी दिया हुआ कितना है 4% है, हमारे पास इंटरेस्ट भी दिया हुआ कितना है 163.20 है। अब निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सी आई इक्वल हो जाएगा आपके पास P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टाइम, तो हमें स्क्वायर नहीं बल्कि टी लिखना है, माइनस में 1 होगा, ये होता है सी आई का।
CI दे रखा है हमारे पास 163 रखेंगे, डेसिमल 20, प्रिंसिपल 2000, है ना। यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस रेट है हमारे पास 4/100 का t-1, ऐसे रखेंगे। 4 से काटेंगे 25 टाइम, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, यानी ये आ जाएंगे आपके पास 163.20 अपॉन में 2000 आएंगे। इक्वल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 25 एक 26 और बट्टे 25 माइनस में 1, इसे ब्रैकेट कर लेंगे। अब देखिए आगे इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे हमारे, आगे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए इस डेसिमल को ब्रेक कर सकते हैं आप, डेसिमल को ब्रेक करिए, 1 0 से 1 0 काटिए, इसको काटने और डेसिमल से ब्रेक करिएगा ना तो यहाँ पे नीचे में 2 0 आ जाएंगे 100, ठीक है। अब नीचे आ चुके हैं हमारे पास कितने, 20,000 हो गए हैं, ठीक है। तो जब 20,000 हो गए हैं नीचे हमारे और ऊपर में बच गया 163.2 बच गया, मतलब 1632। अब इसको हम लोग और भी छोटा करेंगे तो आपको बता दें कि छोटा से छोटा 676 और बट्टे आ जाएंगे 625 के रूप में, है ना। और इधर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास है 26/25 के पावर टी है, और यहाँ पे है ये 2000। यदि हम लोग यहाँ पे 2000 ही रखते हैं दोस्तों, सपोज करिए ये 2000 रखते हैं तो ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाता है कि नहीं, ये पावर में टी रह जाता, बिल्कुल रह जाता। तो हमारे पास क्या क्या बचेगा बस लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास बच गया 2, हम उतना ही रहने देते 13.2 अपॉन में 2000 रहने देते हैं। इक्वल में इधर बच जाएगा 26 और बट्टे 25, वो जो हमारे पास 2000 था इधर प्लस में आ गया, अपॉन में टी रहेगा। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना है 676 बताए हैं आपको, और 625 के रूप में आया है। यहाँ पे 26 और ये 25 के रूप में रहा है, ऊपर में टी। तो आप देखें 676 ये 26 का होता है और ये 25 का होता है होल स्क्वायर, और यहाँ पे 26 और बट्टे 25 ही रह जाएंगे कि पावर टी, यानी ये और ये कैंसिल, टी का वैल्यू कितना आ गया 2, मतलब समय कितना लगेगा 2 साल। ऑप्शन देखिए है क्या 2 साल, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक मेज 750 रुपये के तुरंत भुगतान तथा 6 माह के बाद 436 रुपये देकर खरीदी गई है। यदि लिए गए ब्याज का दर 18% वार्षिक हो तो मेज का नगद मूल्य क्या होगा, ये बता देना है। तुरंत भुगतान कितना किया है 750 रुपये, रेट कितना है उसका, दर 18% है, ठीक है। लेकिन कैसा है तो यह आप देख रहे हैं खरीदी गई है मेज 6 माह के बाद, 6 माह के बाद, है ना। मतलब ये कैसा है 6 माही है, ये वार्षिक रूप से दिया गया। 6 माही कहने का मतलब 9%, आधा हो जाएगा 6 माही। अब देखिए तब समय कितना हो जाएगा 6 माही, समय तो 6 दिया है, चलिए इसको हम बनाते हैं। अब नगद भुगतान यहाँ पे कितना किया गया है 750, ठीक। दर रेट था ईयरली 18 था, ईयरली तो हाफ ईयरली कितने हो जाएंगे 9, आधा हो जाएगा इसका हाफ ईयरली। अब देखेंगे समय, समय कितना है 6 मंथ ही है हमारे पास। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेज का जो नगद मूल्य होगा वो होगा 750 और प्लस कर देंगे हम लोग 436, क्योंकि खरीदा है उसको दे करके, और गुन्ने हो जाएगा हमें 100/109 हो जाएगा, रेट है 9। अब काटिए इसको जो करने वाले हैं, इसको काटेंगे तो 4 टाइम में, मतलब 750 और प्लस में हो जाएगा 400, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 1150। तो देखिए 1150 है क्या ऑप्शंस में, तो यस ऑप्शंस में है आपके पास 1150, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थिति में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, किस स्थिति में होगा शून्य, तो आप बताएंगे कि तीनों शीर्ष क्या हो जब संरेखी हो तब जाके उसका क्षेत्रफल जो होगा वो शून्य होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से क्या कि ए का मान हमें बताना है, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू हम लोग बताते हैं क्या होगा, जिसके लिए बिंदु दिया हुआ है 3 बिंदु क्या है संरेख होंगे। आइए हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए। ए के वैल्यू निकालने के लिए सीधे हम संरेख कब करेंगे, सीधे क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ पे, तो 1/2 है ना। क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे जैसे यहाँ पे हम लोग A1 A2 है ना, A1 A2 A3 कर सकते हैं। जैसे x1 x2 x3 रहता है ना, उसे कोई बात नहीं, आप अल्फ़ाबेट कोई भी ले सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं कि x1 x2 x3 है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे A है इस कारण A रख के आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे देखेंगे A1 और इसमें हो जाएगा क्या, जैसे कि हम लोग y2 माइनस
y3 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे b2 माइनस b3 हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे यहाँ पे a2 और ये हो जाएगा b3 और माइनस b1 हो जाएगा, और प्लस में लिखेंगे हम लोग a3 और ये ब्रैकेट में रहेगा हमारे पास b1 माइनस b2, ये होगा ना। चलिए बस अब इसका वैल्यू हम लोग रखते चलते हैं। 1/2 a1 की वैल्यू है क्या, यहाँ पे a है, इनटू इसका रखेंगे 1 माइनस 6 दिया हुआ है, a2 का 3 दिया हुआ है, 6 माइनस 2a है, प्लस लिखेंगे हम लोग माइनस में 2 इसका दिया हुआ वैल्यू, और यहाँ पे है 2a माइनस में 1। ठीक है, आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो 1/2 बच गए, यहाँ पे आ गया माइनस में 5a, प्लस में 18, माइनस में 6a, माइनस 4a, प्लस में 2 इक्वल 0 आ गया ना। अब देखिए आगे इसे हम लोग बनाते हैं, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 1/2 और यहाँ पे बच गया कितना 20 माइनस 15a, है ना, इक्वल में कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ये 2 जाके उधर गुना हो जाएगा, मतलब कोई वैल्यू नहीं, तो 20 माइनस 15a इक्वल हम लोग 0 लिखेंगे, 15a है। अब 15a को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो कितना रहेगा, इधर 20 रहेगा, इक्वल इधर 15a होगा, 5 से काटेंगे, 5 चौके और 5 तिहाई, मतलब आप बता देंगे 4/3 आना चाहिए किसका, तो a का वैल्यू है क्या 4/3, देखिए तो ये ऑप्शन नंबर है 4/3, राइट आंसर बी करेक्ट है आपके। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, क्या होंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको बता दें, दो रेखाएं काटी, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट बोले इंग्लिश में। तो ये दोनों जो होते हैं, जैसे कि सपोज कर ले ये 70 डिग्री है ना, तो ये भी 70 डिग्री ही होंगे, है ना। जैसे वही 110 है ना, तो ये 110 ही होंगे, कंफर्म है, इसके सामने वाले हमेशा बराबर होते हैं। तो आंसर्स क्या बता देंगे, ऑप्शंस बता देंगे, ये हमेशा समान होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस कह रहा है क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास ए बी के एक सिरे पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खींची जाती है, एक्स वाई के समानांतर ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बता देना है। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना हो जाएगा। एक यहाँ पे वृत्त है हमारे पास, अब देखेंगे वृत्त में ये हमारे पास एक सेंटर हो गया, सेंटर से पास आउट होते हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और व्यास हमारे पास क्या क्या दिया है ये हम लोग लिखते हैं, 2 टेंजेंट लाइन, 2 स्पर्श रेखाएं, देखिए ये हमने खींच दिया 2 स्पर्श रेखाएं। चलिए 2 स्पर्श नहीं, एक जीवा भी है इसमें। अब एक जीवा जो है बता दें यहाँ से कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या हमारे पास कितने हैं, 5 है, इसका नाम O रख देते हैं, इसका नाम C, इसका नाम B रखते हैं और इसका नाम A कर देते हैं। अब देखेंगे ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आपको पता है कितना, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये हमारे पास दिया हुआ है 3, ठीक है। जब ये 3 दिया हुआ है तो क्या हम लोग इसका नाम E रख देते हैं और इसका नाम D रख देते हैं। हमें वैल्यू किसका निकालना है, CD का, CD कितना है ये हमें बताना है। CD निकालने के लिए जब ये पता चल जाएगा हम लोग के, CE पता चल जाएगा, तो क्या C हम लोग पूरा नहीं बता सकते, बिल्कुल। अब देखेंगे ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, मतलब लंब, लंब निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बेस का होल स्क्वायर। रूट अंडर में हाइपोटेनियस कितना है, तो 5, 5 का होल स्क्वायर 25, और बी 3 है तो 3 का होल स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 घटाइएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप बता देंगे 4, मतलब ये 4 हो गया, तो ये भी 4 ही होगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, यानी CD जो निकल के आएगा वो हमें 8 सेंटीमीटर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा, 8 सेंटीमीटर। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ डैश कोण बनाती है, अभी जस्ट दिखाएं, यहाँ पे ये स्पर्श है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक त्रिज्या केंद्र हो गया, ये हमारा त्रिज्या हो गया, यहाँ से जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये स्पर्श रेखा है, इस पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी आंसर्स क्या बता देंगे, एक समकोण बनता है, राइट आंसर सही बताइएगा। देखिए
कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और समानांतर भुजाओं में से एक 20 है, तो दूसरी समानांतर भुजा हमें बताना है कि कितनी हो जाएगी। चलिए दूसरी हम लोग निकाल लेते हैं। समांतर भुजा की क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। तो हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है 480, इधर लिख लीजिए 480 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितना है, एक 20 दिया हुआ है, दूसरा हम निकालना है तो b मान लेते हैं और हाइट इसका दिया हुआ है 15। चलिए इसको काटते हैं हम लोग, 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये 15 से कटेगा क्या, काट के 15 3 45 है ना, और बच गया इसमें से 3 यानी 15 दूना 30, 32 से 2 गुना करेंगे तो 64 हो गया। इधर बच गया हमारे पास 20 और प्लस b, 20 जाके उधर घटेगा, 64 में से आप 20 घटा लोगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 4 और ये बच गया हमारे पास 4, 44, मतलब दूसरी भुजा जो आ गई हमें 44 आ गई। तो हमें दूसरी ही भुजा तो निकालनी थी, देखिए है 44, यस ऑप्शन नंबर है आपके पास सी करेक्ट 44। एक वर्ग का परिमाप दिया है 48 सेंटीमीटर, उसकी भुजा की लंबाई, देखिए वर्ग की परिमाप है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, और दिया हुआ है कितना 48 सेंटीमीटर। तो ये 4 से इसको हम लोग काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी भुजा कितना निकल के आ गया 12, देखिए 12 है क्या, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा 12 सेंटीमीटर है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कि एक वर्गाकार कमरे के भुजा 6.5 मीटर है, इसके फर्श का क्षेत्रफल हमें बताना है कि कितना होगा। एक कमरे की भुजा दिया हुआ है 6.5, हमें बताना है क्या है इसके फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल होता है क्या है, तो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 6 गुने 6.5 गुने 6.5 गुना करिए कितने हो जाएंगे, तो आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 4225। हमें डेसिमल कितना होगा, 1 और 1 2, मतलब दशमलव यहाँ पे होगा 42.25 है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर आपके पास राइट आंसर ए करके बता दीजिएगा। सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों की लंबाई डैश होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बताइए, तो वर्गों की लंबाई जो हो समान होनी चाहिए, आंसर ए करके बताएंगे, वर्गों की लंबाई क्या होनी चाहिए बराबर। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग बता दीजिए। सबसे ज्यादा बार जो आता है वही बहुलक होता है दोस्तों, बताइए कौन है, तो सबसे ज्यादा बार देख रहे हैं 5, इसका वर्ग यही बताना है 10 और 15 यानी ऑप्शन नंबर सी करके बता देंगे। ए बराबर दिया हुआ है ना, सिग्मा एफ डी बराबर 110 है, सिग्मा एफ बराबर 50 है, तो काल्पित माध्य विधि से हमें बताना है कि माध्य क्या होगा। चलिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, क्या हो जाएगा काल्पित माध्य के लिए, काल्पित माध्य होता है ए प्लस होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन क्या होता है हमें सिग्मा एफ आई, बस रखेंगे यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन होता है सिग्मा एफ, तो इसका निकालेंगे हम लोग कितने हो जाएंगे, ए दिया हुआ हमारे पास 25 प्लस सिग्मा एफ डी आई कितना दिया हुआ है 110, सिग्मा एफ आई कितना दे 50 दिया हुआ, इसको काटेंगे 0 से 0। अब देखिए ये तो डेसिमल में आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 और प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27.2 है क्या 27.2, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास है 27.2 ऑप्शन नंबर सी करके बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 70 इंटू tan 80 का वैल्यू बताना है। तो देखिए tan 45 का तो आपको पता होगा क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे तो हट जाएगा। अब बच गया tan 10 एंड tan 20 एंड tan 70 एंड tan 80, तो हम लोग tan 10 को कॉट में चेंज कर लेते हैं और tan 20 को भी कॉट में, क्या तो इसको जब कॉट में चेंज करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे कॉट 70 हो जाएगा, और इसको चेंज करेंगे हम लोग कॉट 80 ना होगा, ये क्या 90 में से 10 और ये बदलेंगे तो कॉट हमारे पास 70 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे tan दिया हुआ है तो cot और tan तो कैंसिल होता है, तो इसे हम लोग काट देंगे। आइए यहाँ पे हम बना के दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे पहले लिखेंगे क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, tan 10 डिग्री है ना, tan 20 डिग्री, tan 45 का तो 1 हो गया, सीधे से 1 लिख देंगे हम लोग। और यहाँ पे है tan 70 डिग्री, tan 70 डिग्री, फिर है tan, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 80 डिग्री। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। tan 10 डिग्री के लिए हमने कॉट बोला, कैसे, तो ऐसे लिखेंगे tan 90 माइनस हम लोग लिखेंगे 80 करिएगा तो 10 ही आएगा बाद में, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉट यहाँ पे आपके आ जाएंगे 80 डिग्री, ठीक। सेम यहाँ पे यही करेंगे हम लोग, tan 90 माइनस यहाँ पे कर देंगे हम लोग 70, तो ये आपके बन जाएंगे क्या कॉट
70 डिग्री, है ना। और यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहने दीजिए 45 का। और यहाँ पे tan 70 है तो 70 रखिए, और tan 80 है तो 80 रखेंगे। अब देखेंगे ये cot 80 है जो, इसे 1/10 कर सकते हैं। 1/10 होगा तो ये और ये tan कैंसिल होगा, cot tan कैंसिल होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बता दें, cot लिखा जाता है 1/10 के बराबर होता है कि नहीं, तो tan और यहाँ पे 1/10 के बराबर होता है, और इधर पहले से tan लिखा गया तो tan कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं। तो इस कारण ये tan 80 और ये cot 80 कैंसिल, ये tan cot 70 और tan 70 कैंसिल, मतलब हमारे पास बच गया एक। ऑप्शन देखिए है क्या, एक। यस, ऑप्शन नंबर है आपके पास राइट आंसर से। अब देखिए साइन स्क्वायर 29 और साइन स्क्वायर 61 डिग्री बराबर कितने होंगे। तो साइन यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, क्या चीज़, तो साइन स्क्वायर को कॉमन कर ले, बच क्या गया 29 और प्लस में बच गया 61। दोनों को ऐड करेंगे कितने बन जाएंगे, 9 1 10, 6 2 8 1 9, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। 1 का स्क्वायर करिए तो 1 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, 1 प्लस टेन थीटा प्लस है 1 प्लस सेक थीटा है ना, और इंटू में लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस में है कॉसेक। चलिए अब इसी को सॉल्व करना है। इसको हम लोग साइन सेक सभी को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस टेन को क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस लिखते हैं, साइन बाई कॉस हो गया। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिखते हैं, 1/cos हो गया। चलिए इसे 1 रहने देते हैं। अब यहाँ पे बच गया कॉट, कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस बट्टे साइन लिखते हैं। कॉसे को क्या लिखते हैं, 1/sin लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस, प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन, यहाँ पे हो जाएगा +1, है ना। और इंटू में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन, प्लस हो जाएगा कॉस और माइनस लिखेंगे 1, अपॉन हो जाएंगे साइन, ये होंगे। अब देखिए यहाँ पे बच क्या गया हमारे पास, साइन प्लस कॉस यहाँ भी ऊपर में, साइन प्लस कॉस ऊपर में भी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जब एलसीएम ले लेंगे साइन कॉस का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन इंटू कॉस हो जाएगा ना, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन और प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 है। माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, एक माइनस में है, तो माइनस में 1 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए जो जो बच गया सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हमारे पास बचे a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस में 1 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो बस वही लिखेंगे। साइन स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस में लिखेंगे 2 साइन इंटू कॉस लिखेंगे, और माइनस में 1 रहेगा। अपॉन में क्या होगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा हमारे पास, रहेगा इतना। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, प्लस में हम लिखेंगे 2 साइन इंटू कॉस रहेगा, माइनस में 1, अपॉन में लिखेंगे साइन इंटू कॉस लिखेंगे। अब 1 प्लस में है, माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 2। अब देखेंगे ये साइन कोस कैंसिल, मतलब सीधे बच गया हमारे पास बस और बस 2। यानी ऑप्शन नंबर देखिए है क्या, 2 में, तो यस ऑप्शन नंबर सी में है आपके पास 2। करेक्ट आंसर सी बता दीजिएगा। पार्ट 3 साइंस क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी की वृद्धि कर सके। मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, यह कहलाती है मिश्रित मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभावों को किस प्रकार निर्देशित करेंगे, किस प्रकार निर्देशित करिएगा। ये जो दिया गया हमारे पास ये प्रोडक्ट और ये इम्प्लीमेंट करके आया है, तो ये क्या बनेगा हमारा, इसका मतलब ये ट्रायंगल बना है, मतलब इसमें ऊष्मा है ना। तो आंसर क्या बता देंगे, ये हो जाएगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा, क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का वह कौन सा गुण है जिससे वह कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाता है, कौन सा गुण है बताइए। तो आंसर बताएंगे श्रृंखलन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, श्रृंखलन है। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, हमें ठोस में कणों के बीच की गति होती है, ठोस में कणों के बीच की गति कैसी होती है, रैखिक, वितीय, संपादनात्मक, स्पंदनात्मक या फिर यादृच्छिक होती है, कैसी होती है। तो आप आंसर बता देंगे, स्पंदनात्मक होती है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि दोहरे निषेचन अद्वितीय क्या है, बताएंगे अद्वितीय क्या है, तो आंसर बताएंगे एंजियोस्पर्म। आंसर डी होंगे, बताइएगा। स्टैटम अंकुरन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है, किस प्रकार का है बताइए, स्तंभकार उपकला है। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, स्तंभकार उपकला है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा किया गया था। आंसर ए करके बताएंगे 1973 1973 में। मनुष्य के श्वसन वर्णक है, कौन है बताइए, हेमोग्लोबिन है। आंसर सी बताएंगे, कौन है, हेमोग्लोबिन। आनुवांशिकता के जनक कौन है, आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जोहान मंडल है। आंसर बी बताएंगे, कौन है, मेंडल। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। वनस्पति चित्रण क्रिकेटस है। और आधुनिक आनुवांशिकी के जनक थॉमस ईट मॉर्गन है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्गीकी के जनक कौन है, कार्ल लिनियस है ना। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों से है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, बताइए। देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या, मान लीजिए कि एक लड़का मेरी गो राउंड झूले पर जो है, मेरी गो राउंड झूले पर 10 मिनट प्रति सेकंड की एक समान वेग से चल रही है। दिए गए परिदृश्य में कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो एक्सेलरेशन बराबर आपको पता है v माइनस यू ओपन टी होता है ना। तो ये देख लेते कौन है, लड़का आराम में है, नहीं। लड़का बिना किसी त्वरण के आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं। लड़का तारित्व गति से आगे बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, ऑप्शन सी करके बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा में चलायमान हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, क्या होता है, v जो होता है ये होगा 1/m के, होगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है v1 और v2 कितना है 4m, और दूसरा जो दिया हुआ है वो है m। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका रेशियो, तो कितना होंगे, m कैंसिल हो जाएगा। 4 का कितना होता है 2 और 1 का 1 ही रहेगा, 2 और 1 के रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। क्वेश्चन है क्या, एक पत्थर का वजन हवा में जो है 650 न्यूटन है, पानी में 275 न्यूटन है, तो इसका विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करना है कि कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। निरूपित जो जल का भार है ना, हवा में पत्थर का भार माइनस जल में पत्थर का भार, तो 650 में से आप घटा लेंगे कितना, 675 में से घटा लेंगे आप, 650 में से 275 घटाइए, कितने आ जाएंगे आपके पास 375 न्यूटन, 375 न्यूटन आ जाएंगे। अब जब 375 न्यूटन आ गए हैं तो हमें बताना है विस्थापित जल का आयतन, पत्थर का भार बटे गुरुत्व त्वरण गुने जल का घनत्व होता है। तो 375 बटे में लिखेंगे हम लोग क्या 9.8 इंटू 1000, इसे डिवाइड करिएगा तो आपके पास आएंगे 1733 kg, 1733 kg पर मीटर क्यूब आएंगे। ये क्या आ गया, विस्थापित जल का आयतन। अब निकालेंगे विशिष्ट गुरुत्व, निकालेंगे विशिष्ट गुरुत्व होता है क्या है, तो पत्थर का घनत्व बटे जल का घनत्व, कितना है पत्थर का घनत्व तो 1733 है और बटे में 1000, तो कितने हो जाएंगे 1.733 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर है क्या, यस ऑप्शन नंबर है राइट आंसर ए करेक्ट बताएंगे 1.73। प्रत्येक बार अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिवर्ती ध्वनि के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो आंसर बताएंगे 0.1 सेकेंड होना चाहिए, मतलब 1/10 सेकेंड सीधे बोल सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती है, कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती है बताइए। एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग से इनकार करना, पेपर बैग का उपयोग कम करना, एकल उपयोग बैग का पुनः उपयोग करना, अपशिष्ट भोजन का पुनः उपयोग करना। तो आंसर बताएंगे एकल उपयोग प्लास्टिक बैग के उपयोग से इनकार करना। आंसर से ए करके बताइएगा। आगे क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, जो काली मृदा है उसका दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी नाम है इसका। आंसर्स बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने किया था, कौन से कमीशन ने किया था, आंसर बताएंगे ब्रुंटलैंड कमीशन किया था, ब्रुंटलैंड कमीशन।
देखिए, भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास किया जाता है? किस प्रकार का किया जाता है? तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा का किया जाता है। 100 वॉट से 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध बताना है। बता दीजिएगा प्रतिरोध कितने हो जाएंगे। तो देखिए, प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले हमारे पास पावर इक्वल क्या लिखेंगे, वी ए स्क्वायर ओपन आर होगा, युगांतर का होल स्क्वायर बताए प्रतिरोध। देखिए, तो आर हमें निकालना है, आर इक्वल क्या होगा, वी होल स्क्वायर ओपन पावर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे वी स्क्वायर ओपन पी इक्वल लिखेंगे हम लोग भी 220 गुने 220 और बट्टे कितना हो जाएगा, 100 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, 22 में गुना करेंगे तो 484 आते हैं। 484 ओम है क्या, देखेंगे तो यस, ऑप्शन नंबर हमें कौन सी दिख रही है, बी ऑप्शन नंबर दिख रहा है 484। तो राइट आंसर बी करेक्ट बताएंगे, 484 ओम। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध इसका। तो देखेंगे कैसा जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 1 6, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिए, श्रेणी क्रम में ऐसे ही जोड़ते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या कि कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, खतरे में उपयोग होता है, कौन सा रंग बता दीजिए, आप देख के बता देंगे, नीला, बैगनी, लाल या पीला। तो आप बताएंगे खतरे के लिए पीला का, संक्रामक रोग के लिए पीला का होता है, सॉरी, खतरे के लिए लाल और संक्रामक रोग के लिए पीला का होता है। तो आंसर हम लोग का यहाँ पे सी करेक्ट होगा। पार्ट 4 सोशल स्टडीज का देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया, कब लागू हुआ, तो आंसर बताएंगे 1789 को। कब लागू हुआ, 1789 को लागू हुआ, 4 मार्च को लागू हुआ था। देखेंगे आगे, वाणिज्यिक अनाज की खेती में कौन सी फसल उगाई जाती है, गेहूं, मक्का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे दोनों, गेहूं और मक्का दोनों, आंसर सी बताएंगे। मक्का उत्पादन में कौन अग्रणी देश है बताएंगे, तो आप बता देंगे यूएसए है, और गेहूं में अग्रणी देश चाइना है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था, तो आंसर बता देंगे अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड का, ऑप्शन सी बताइएगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, कब आया था भारत, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, आंसर सी बताएंगे, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। देखिए आगे, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस वर्ष शुरू हुआ था, किस उद्योग से शुरू हुआ था, तो आंसर बता देंगे, ये ऐसे शुरू हुआ था 1733 में, है ना, और यह बता दिया आपको वस्त्र उद्योग, आंसर बी करके बताइएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, जंगली बकरी जिसका क्या नाम है, आइपेक्स, किस प्रकार के वन में पाई जाती है, यह पाई जाती है पर्वतीय वन, आंसर बी बताइएगा। पोखरा किस देश में स्थित नगर है, किस देश में स्थित नगर है, नेपाल, आंसर से बताएंगे नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया है। क्वेश्चन है क्या कि हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के नहीं, किसी के लालच के लिए नहीं। किसने बताया था बोलिए, तो आंसर बताएंगे महात्मा गांधी ने, आंसर से ए करेक्ट बताएंगे। महात्मा गांधी द्वारा जो है महात्मा गांधी या प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में ये महत्वपूर्ण अवलोकन दिए थे कि हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं है। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए क्या है प्रमुख स्रोत, आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बता देंगे भूजल, ऑप्शन बी करके बताइएगा। कह रहा है क्या भारत में बहुत अधिक जैव विविधता की धनी क्षेत्र कौन सी है, कौन सा क्षेत्र बताइएंगे, तो आंसर बताएंगे पश्चिमी घाट है, कौन सी है, पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा आपका।
कौन है? पश्चिमी घाट है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? पवन चक्की में उत्पन्न बिजली डैश है, कैसी है बताएंगे? तो हवा के बेग पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? हवा के बेग पे। आंसर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो आंसर बता देंगे, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। आंसर से ए बता देंगे, कौन है? उत्तर प्रदेश। देखिए दुर्गावती जलाशय अब जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश नहीं, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र बन चुका है। और गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य यूपी है ना। ये 2024 की थी। अब 2025 में आपको बता दें कौन है? 2025 में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में आगे है। देखिए दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे कैमूर। ऑप्शन बी होंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू किया गया था? कौन से वाक्य से शुरू किया गया था बताइए? तो आंसर बताएंगे हम भारत के लोग से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करके बताएंगे, हम भारत के लोग। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा एक अस्थायी संगठन है, जिसके जो है अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? बताइए कौन से संस्था का है? संसद। ऑप्शन बी करके बताएंगे, संसद का है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में कब हटाया गया? कब हटाया गया बताइए? तो आंसर बताएंगे 1978। संविधान संशोधन पूछा जाए तो 44वां संविधान संशोधन है ना, कब हुआ था? 1978 में। और ये कहाँ पे चला गया है संपत्ति के अधिकार? तो आप बताएंगे 300 के क में चला गया है, अनुच्छेद 300 के क में। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यावाद को अपनाया है? आंसर बताएंगे श्रीलंका। आंसर डी बताएंगे, श्रीलंका। भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है? भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है? अधिकारों की प्रयोगशाला कहा गया है। आंसर सी करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यह चिंता है कि डैश संयुक्त राष्ट्र के निर्माणों की अवहेलना करता है और एक तरफा कार्रवाई करता है। आंसर्स क्या होंगे? आंसर बताएंगे यूएसए। आंसर बी करके बताइएगा, यूएसए। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है हमारे पास? ही डैश इन द स्टेट बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स बनेंगे ही हैज बीन लिविंग। ऑप्शंस बी होंगे, ही हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट with the past continuous tense from the verb given in the bracket। क्या है? मोनिका डैश सिंस लास्ट वीक प्लान के लिए यहाँ पे क्या बताएंगे बताइएगा? तो आंसर बता देंगे, मोनिका वाज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक। आंसर्स डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या बनाएंगे? वरुण सेड आई विल बी ज्वाइनिंग यू ऑल एट द एयरपोर्ट। तो बनाएंगे क्या इसका हम लोग नरेशन? तो देखिए बनाएंगे हम लोग कि वरुण सेड दैट ही वुड, क्या होंगे यहाँ पे? ही वुड बी ज्वाइनिंग अस ऑल एट द एयरपोर्ट। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट बता देंगे। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech। फिर से एक और नरेशन है, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यू शुड रिवाइज योर लेसन ही सेड टू द स्टूडेंट्स। तो बताएंगे क्या बनेगा इसका? कह रहा है कि तुम्हें जो है कि रिवाइज करने चाहिए अपने लेसन्स को, उसने छात्रों से कहा। तो बताएंगे ही डैश द स्टूडेंट्स टू रिवाइज डैश। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दिया है ना, तो ही एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू रिवाइज देयर लेसन। ऑप्शंस बी करेक्ट बताएंगे। देखिए पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हमें इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स बताने हैं, कौन है ये चुनते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? ही ऑलवेज रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स। बताइएगा क्या बनेंगे इसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब्स चुनना है बस आपको, नॉन फाइनाइट टू ओबे।
मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला। ओबे मतलब देखेंगे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस। क्या है? कैन यू होप टू काउंट द स्टार्स। इसमें बताइए नॉन फाइनाइट क्या है? तो नॉन फाइनाइट इसमें काउंट मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, गिनने वाला, गिनना। काउंट मतलब होता है इनफाइनाइट। द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस क्या है? राधा ब्रिंग स्वीट्स। बताइए क्या बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस? तो आंसर बता देंगे स्वीट्स आर बाउड बाई राधा। ऑप्शन नंबर बी करके बता देंगे। विच इज या आर द नेम ऑफ ब्रैकेट्स। तो आंसर बता देंगे इसमें राउंड ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट भी होता है, ब्रैक्स भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव बताइएगा। विच वन इज द सिंबल ऑफ डैश। कौन है इसमें? ये तो एक्सक्लामेटरी सिंबल है, ये तो होगा नहीं, इसे काट दीजिए। ये डैश का सिंबल है, ये ऑप्शन नंबर बी मिल गया। ये तो सेमीकोलन है, ये बताइए क्या है? ग्रेटर देन या लेस देन है। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। दे वेयर मेकिंग अरेंजमेंट्स डैश फंक्शन। तो आंसर्स क्या बताएंगे? फॉर द फंक्शन। ऑप्शंस डी करेक्ट होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ। आंसर्स बता देंगे फॉर गुड हेल्थ। जो सोना जो है बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कनेक्टर। क्या कह रहा है? हुस्ना was in pain dash she did not tell anyone of her predicament। तो आंसर्स क्या बता देंगे? आंसर्स हो जाएगा यहाँ पे however। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे however। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस। देखिए क्या है हमारे क्वेश्चन। कह रहा है कि देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड वीडियो गेम्स डैश पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर। आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? आंसर्स बनेगा हमें ऑप्शन नंबर ए फॉर इंस्टेंस। आंसर्स ए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? वाइल्ड गूज चेज। बताएंगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताएंगे निरर्थक प्रयास, यानी आंसर्स बनाएंगे अनलेस सर्च। ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? बाई लेप्स एंड बाउंड्स। बाई लेप्स एंड बाउंड्स कहने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे कहने का मतलब है दिन दुगुना रात चौगुना, यानी आंसर बताएंगे ग्रोइंग रेपिडली। आंसर ए बताइएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। देखिए क्या होगा? कीप अप विथ। कीप अप विथ का कहने का क्या तात्पर्य है? कीप अप विथ कहने का मतलब समान गति से चलना, यानी आंसर बताएंगे टू कीप पेस विथ। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कीप टू कीप पेस विथ। देखेंगे चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए क्या है? इफ राजा गोज टू द पार्क ही डैश हिज फ्रेंड्स। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे? आंसर्स बताएंगे ही विल सी हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन बी करके बताइएगा। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम ऑप्शन एंड गिव मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई वेयर एन एस्ट्रोनॉट आई डैश एट स्टार्स ऑल द टाइम। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे वुड लुक होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता देंगे। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। आइदर ऑफ देम डैश इंग्लिश। आंसर्स क्या बताएंगे? आइदर ऑफ देम नो इंग्लिश। आंसर्स बी होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। माई शूज डैश न्यू। आंसर बताएंगे माई शूज आर न्यू। आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा। देखिए पार्ट नंबर 6 है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए दिए गए प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? आम फल प्याज क्या होगा बताइए? आम जो है फल है, तो प्याज क्या है? जड़ है। क्या फल है, क्या फूल है, क्या तना है? बताइए क्या है? तो आप बताएंगे ये तना है। आंसर्स डी होंगे। एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र, तो कितने हो गए अभी तक? 5 और 3 8 हो गए, और एक अविवाहित पुत्री है, 9 हो गए। पुत्र में दो के दो पुत्रियां हैं तथा एक
का एक पुत्र है तो परिवार में कितनी महिला सदस्य है? कितने महिला सदस्य परिवार में? एक माता है, एक माता प्लस 3 पुत्र वधु हुए, 3 पुत्र वधु, एक पुत्री है और प्लस में 4 पौत्री है, तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9, मतलब टोटल महिलाएं संख्या सी हो जाएगा 9। सुबह में पाठक साइकिल चलाते देखा कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर होगा? दाहिना हाथ किस दिशा की ओर होगा? तो दाहिना हाथ उसकी उत्तर की ओर होगा। दाहिना हाथ किस दिशा? क्योंकि इधर से जाएगा, सूर्य अभी जस्ट निकला है ये पूरब में, तभी तो इधर जा रहा होगा, तभी तो इसके पीठ पे होगा ना सूर्य, तो इसका दाहिना हाथ किधर? उत्तर की तरफ होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास नंबर दे रखा है, एक अल्फाबेट का नंबर सीरीज दिया हुआ है, नीचे 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए इस समूह में बनते हैं, और कौन सा समूह संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा समूह इसमें संबंधित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन नहीं है संबंधित इसमें। पहला क्या है? एल बी टी, एल बी। दूसरा है आई जे एफ, ना पी आई डी और बी एम एस है। तो यहाँ पे 4 किसी न किसी तरह से, 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। 5 है ऑप्शन, तो 4 ही है हमारे पास। 4 में से मतलब 3 समान है, एक अलग है, वो हमें ढूंढना है। तो आइए ढूंढते हैं हम लोग कौन सा है सबसे अलग। पहले देखेंगे एल से बी, एल से बी आप देखेंगे ये कितना? प्लस में 3, फिर यहाँ से देखेंगे तो माइनस में 1, ये टी आ रहा है। फिर आई की बारी है, यहाँ से हम लोग देखेंगे आई से जे की बारी, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस में 3 ही हो रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो माइनस में 1 एफ। फिर थर्ड कंडीशन देखेंगे तो पी के बाद यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है आई के लिए, और यहाँ आई से डी जो है माइनस में 1, ये तो ठीक ही है। लेकिन कि अब देखेंगे बी की बारी है, तो बी यहाँ से प्लस में 3 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ये माइनस में ही रह रहा है। मतलब कौन सबसे अलग है? तो ये वाला है पी आई डी वाला। पी वाई डी वाला कहाँ? पी आई डी ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए क्या कि ए बी सी डी ई 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। कह रहा है कि सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए जो है डी और ई के बीच में बैठा है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है ये हमें बताना है। देखेंगे यहाँ पे एक वृत्त हमने बना दिया, 5 व्यक्ति हैं टोटल, ए यहाँ पे बैठा दिए, इसके सामने जस्ट बी को बैठा दिए, सी को बैठा दिए और डी को बैठा दिए, और एक ई बैठा दिए। अब कह रहा है कि बी और ए के बीच में कौन बैठा है? कौन बैठा हुआ है? ये डी बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। ए और बी के बीच में इधर तो ये भी 2 हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर हम थोड़ी बोल सकते कि डी है, इधर भी तो बोल सकते हैं कि सी और ई भी है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 जो रंगीन बॉक्से हैं लाल हरे नीले रंग के हैं, 108 गेंद रखी हैं। हरे और लाल बॉक्स में संयुक्त रूप से इतनी गेंदें हैं कि जितनी नीले बॉक्स में है, जितनी हरी बॉक्स में है उससे दुगुनी लाल बॉक्स में है। हरे डिब्बे में कितने गेंद है? तो हरे डिब्बे में कितने गेंद है देखेंगे यहाँ पे। कुल गेंदों की संख्या 108 है, लाल प्लस हरा, तो रेड प्लस ग्रीन ये हो जाते हैं ब्लू, मतलब नीला। अब देखेंगे जो नीला गेंद है उसकी संख्या, ब्लू के जो संख्या हो जाएगा टोटल 108 बट्टे 2 हो जाएंगे, इसे काटिएगा तो कितने? 5 और 4, ब्लू का कितना आ गया? 54 आ गया। जब 54 आ गया है तो अब लाल प्लस हरा की संख्या निकालेंगे। देखेंगे रेड और प्लस ग्रीन की बारी, रेड प्लस ग्रीन इक्वल कितने हैं? 54 है। अब यहाँ पे 2 जो हमारे पास ग्रीन है ये रेड के बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास ग्रीन बराबर बताएंगे कि 54 और बट्टे कितने हो जाएंगे? 3, इसे काटेंगे तो कितने? 18 आ जाएंगे। मतलब हमें हरा गेंदों की संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई? 18 आ गई। है क्या ऑप्शन नंबर? यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए हमें बताना है इसमें खाली जगह पे क्या फुलफिल होगा। क्या होगा? तो ई 5 पे होता है, ठीक है, ए 1 पर होता है और ये 4 पे होता है, मतलब 5 में से आप 1 घटा लोगे तो 4 आ जाएगा। ये 10 पे होता है, ये 3 पे, 10 में से 3 घटा लोगे तो 7 आता है। ये 15 पे होता है, ये 2 पे, 15 में से 2 घटा लोगे 13, 13 पे क्या आता है? 13 पे एम आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन से बताइएगा।
आगे क्वेश्चन दिया होगा, पैटर्न का ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए चुनना है कि संख्या कौन सी जोड़ी आगे आने वाली है। कौन सी आएगी तो देखेंगे, 13 दू 15, 15 दू 17, दू 19। आगे तो हमें पता चल गया कि 21, लेकिन इससे पहले चाहिए 29 तो 26, 3 घटा, 26 से 3 घटा, यहाँ 3 घटाइएगा तो 20, यानी हमें ऑप्शन जो आएंगे 20 और यहाँ पे 19 दू 21, 20 से 21 वाला कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपके पास। देखिए 60 विद्यार्थियों में से एक कक्षा में जहाँ लड़कियों लड़कों से दुगुनी है, यहाँ पे क्या है, लड़की जो है लड़कों से दुगुनी है, तो विद्यार्थी कुल संख्या कितना है, कुल संख्या यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60। लड़कों लड़कियों की संख्या से दुगुनी है, तो हम बता देंगे क्या कि यहाँ पे 40 गो गर्ल है और 20 गो क्या है, बॉय है, तभी तो दुगुने हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, कमल जो है ऊपर से 17वें स्थान पर, ऊपर से कितने 17वें स्थान पे कमल। ठीक है, कमल का स्थान जो बता दे 17वें स्थान है ऊपर से। अब कह रहा है यदि कमल से 9 लड़कियां आगे हैं, कमल से आगे कितनी है, 9 लड़कियां आगे हैं, तो उसके बाद रैंक में कितने लड़के हैं ये बताना है। तो कमल से 7 लड़के आगे हैं, कैसे हो जाएंगे, 7 लड़के हो जाएंगे। कमल के रैंक के बाद लड़कियों की संख्या जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, टोटल लड़कों की संख्या 20 है, इसमें से घटा देंगे हम लोग 7 और -1, क्योंकि एक ही व्यक्ति को काउंट किया जा रहा है, प्लस इसे करेंगे क्या हो जाएंगे, 20 में से 8 घटाइएगा तो 12, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। उसके बाद कितने लड़के होंगे, तो 12 होंगे, आंसर सी बताइएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है उसे चिन्हित करना आवश्यक है कि एक उम्मीदवार को शर्तों को पूरा करता है, साथ ही उचित कार्रवाई भी करता है। देखिए बैंक में अधिकारी के पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड अलग अलग है। देखिए पहला है उम्मीदवार को कम से कम 65% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उम्मीदवार के पास स्नातक में कम से कम 60% अंक होना चाहिए यदि उसके पास कम से कम 65% अंक के साथ स्नातकोत्तर हो, मतलब पीजी हो। यदि उम्मीदवार के पास डॉक्टरेट की डिग्री मतलब पीएचडी हो तो उसके पास स्नातक में कम से कम 55 होना चाहिए और स्नातकोत्तर में 60% होना चाहिए। चौथा कह रहा है कि उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में से कम 55% अंक होने चाहिए अगर उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कम से कम 5 साल का कार्य का अनुभव हो। उम्मीदवार के पास स्नातक में कम से कम 60% अंक होने चाहिए यदि उसके पास स्नातक के बाद कम से कम 2 वर्षों का कार्य का अनुभव हो। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसी राय ने स्नातक में 65% अंक और स्नातकोत्तर मतलब पीजी में 50% अंक प्राप्त किए, यदि वह पीएचडी पूरी करने के बाद 10 साल से कार्य मतलब काम कर रही है तो क्या होगा, ऑप्शन बताएंगे, एक होगा या 1 3 4 5 होगा या फिर 1 2 होगा या इनमें कोई नहीं होगा। तो आंसर बताएंगे केवल और केवल एक होगा, आंसर ए करेक्ट बताइएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। अब जो नेक्स्ट आएगी हम लोग की वो क्या रहेगी दोस्तों, आपको पता है मैराथन क्लासेस रहेगी, प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग दिन रहेंगे। फर्स्ट जो हम लोग की कल होने वाली है वो है हिंदी की मैराथन क्लासेस, जुड़ना ना भूलिएगा। एकदम से आपके 10 बजे से सुबह में स्टार्ट हो जाएंगे, सुबह 10 बजे एकदम से आप रहेगा तैयार, पूरे कॉपी किताब लेकर के अपने पेन के साथ 10 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लगभग 5 साढ़े 5 6 घंटे की आपकी वीडियो रहेंगी, कंप्लीट हम लोग सेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मैथ्स की वैसे ही क्लासेस रहेंगी, हर सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग मैराथन क्लासेस रहेंगी। धन्यवाद।